जो टॉपिक आप देखने वाले हो ना, पॉइंट ऑफ फैक्टर, जिसके बारे में ना किसी ने सोचा था ना कोई जानता था कि इससे सवाल उठकर आ जाएगा, वो भी 5 नंबर में, जो कि आप देख सकते हो। आपको सामने कैमरा में लेकर आते हैं, ये देखो 2024 रसायन विज्ञान का मेरे हाथ में ये पेपर है, जिसमें 5 नंबर में पॉइंट ऑफ फैक्टर निकालने को बोला गया है। और कैसे सारा मामला है, ये सारा क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। लेकिन उससे पहले पॉइंट ऑफ फैक्टर को समझेंगे, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देंगे। मात्र 5 से 6 मिनट की इस वीडियो को पूरा बस देखिएगा, एंड ना क्लियर हो टॉपिक तो बताइएगा, मजा आ जाएगा इस पॉइंट ऑफ फैक्टर पूरा समझने में। और ये लास्ट टॉपिक है विलियन चैप्टर का, तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है, समझ रहे हो ना, खत्म कर देना है। तो चलिए क्यों कर रहे वेट, अपने आज का ये टॉपिक है पॉइंट ऑफ फैक्टर, इसको समाप्त कर देते हैं। ओके, तो देखिए अब बात आएगी सर ये पॉइंट ऑफ फैक्टर होता क्या है। आखिर इतनी सारी चीजें हमने देखी, आपेक्षिक वास्तव में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, क्या चीजें देखी हमने, 4 चीजें देखी। जब ये 4 चीजें लिखो तो यही चारों चीजों से आपका पॉइंट ऑफ फैक्टर आएगा, अभी देखते चलिएगा आप। सबसे पहले हमने क्या देखा, फर्स्ट थिंग्स हमने देखा स्टूडेंट्स, सेकेंड चीज हमने क्या देखा, थर्ड चीज हमने क्या देखा, एंड चौथा चीज हमने क्या देखा। ये सारा चीजें आप अपने सामने कॉपी पे लिखते चलिए। सर पहले चीज हमने क्या देखा, आपेक्षिक वास्तव में अवनमन, जिसका फॉर्मूला ये होता है, P0 में से हम घटा देते हैं सॉल्यूशन वाला दाब, बटे में रख देते हैं क्या, यही चीज, क्योंकि सापेक्षिक हम देखते हैं, और ये बराबर होता है विलय के मोल अंश के। पहली चीज। दूसरी चीज क्या देखा था सर, क्वथनांक में उन्नयन, बढ़ जाना क्वथनांक का, जो कि क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला होता था डेल्टा टीबी, बराबर होता है के बी मल्टीप्लाई में मोललता। ये हो गया सर। तीसरा चीज हमने क्या देखा था, हिमांक में क्या, हिमांक में अवनमन, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी या हो रही है वो सर KF हो जाता था, मल्टीप्लाई में मोलल्ती हो जाती थी। अरे मोलल्ता, ये क्या निकल गया। एंड जो चौथा चीज होता था वो होता है परासरण दाब। क्या होता है सर फॉर्मूला इसका, पाई बराबर CRT। ये चारों चीजें आपके सामने आ गई, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर ही दिया है वीडियोस में। तो अब पॉइंट ऑफ फैक्टर क्या बताता है, देखिए हुआ क्या ना, हम जब भी विलयन बनाते थे तो हमेशा क्या चीजें डालते थे सर, अवाष्पशील विलय मिलाते थे, अवाष्पशील विलय मिलाते थे। जस्ट जैसे कि हो गया एग्जाम्पल के थ्रू, यूरिया हो गया, यूरिया मिलाते थे हम मिलाते थे क्या, बेंजीन मिलाते थे हम सर विलयन बनाने के लिए। और क्या मिलाते थे सर, ग्लूकोज मिलाते थे, ग्लूकोज। ये सभी अवाष्पशील होते हैं, अवाष्पशील होते हैं स्टूडेंट्स, और ये जल में जाते हैं तो टूटते नहीं है, ये जल में जाकर भाई साहब टूटते नहीं है। यानी कि अगर हमने 1 मोल डाले यूरिया, अगर एक विलयन हम बना रहे हैं, जस्ट सपोज इस विलयन में अगर हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल यूरिया को मिला रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, यूरिया को इस जल में, मान लो ये आपका स्टूडेंट्स क्या है, एक जल है, 1 मोल यूरिया को इस जल में हम घोलेंगे ना, जल में, तो यूरिया आपका 1 मोल रहेगा ही। 1 मोल डाला तो ये जल में भी 1 मोल रहेगा। आप सर क्या बात कर रहे हो, जो जितना डालोगे उतना ही रहेगा ना। लेकिन सर ये बात तभी सही है ना जब कोई चीज जल में जाके टूटे ही नहीं। ये यूरिया नहीं टूटता है जल में, तो इसलिए 1 मोल डाला, 1 मोल है। लेकिन उस टाइम जरा सोचो, अगर यूरिया की जगह हम क्या डाल दे, NaCl को मिला देते हम, NaCl को। अब बताओ, आपको पता है ना NaCl नमक जल में जाता है तो दोस्तों टूट जाता है बिल्कुल। Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, Na अपना प्लस लेके चला जाएगा, Cl अपना माइनस में मस्त हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर हम 1 अणु डालेंगे ना, इसका समझ लो 1 अणु डालेंगे ना, इसका 1 अणु मिलाएंगे जल में, तो भाई साहब जल में ये 1 अणु दोस्तों टूट कर भाई साहब 2 अणु बन जाएगा। 1 अणु डाला तो टूट कर 2 अणु बन गया, 1 मोल डालेंगे तो टूट कर 2 मोल हो जाएगा स्टूडेंट्स। लेकिन कब, जब ये दोस्तों पूरा टूटेगा, तभी ये केस, जब ये पूरा टूट गया, पूरी तरीके से टूट गया, तब 1 मोल डाला तो 2 मोल हो गया, पूरी तरीके से टूट गया। अगर मान लो NaCl की जगह पर हमने MgCl2 ले लिया, अब बताओ, अब तो और मजा आएगा। MgCl दोस्तों 1 अणु डालो इसका, MgCl का, MgCl2 का 1 अणु जल में जाता है तो एक Mg+2 एवं 2Cl माइनस में आपका टूट जाता है। यानी कि 1 अणु ये, 2 अणु ये, 1 मोल डाला तो 1 अणु डाला तो ये 3 अणु में टूट गया, 3 अणु में। तो 1 मोल अगर डालेंगे तो भाई साहब ये नीचे अंदर जाके 3 मोल बन जाएगा अंदर जाकर।
ये सभी किस में हो रहा था, जब हम क्या ले रहे थे स्टूडेंट्स, नोट करिएगा, कॉन्सेप्ट अब यहीं से निकल कर आएगा आपका। जब हम ले रहे थे स्टूडेंट्स, कहानी पूरी यहीं खत्म हो जाएगी आपकी। अगर हम विलेय पदार्थ को ले लेंगे, विलेय आपका पदार्थ वैघुट अपघट हो जाएगा। अगर अवाष्पशील ना होकर वैघुट, इसमें भाई साहब ये नियम, ये सारे फॉर्मूले फेल हो जाएंगे। इसलिए हर फॉर्मूले में हम क्या लिखते थे, अवाष्पशील विलेय, यानी कि एक ऐसा विलेय जो जल में जाके टूटे ही नहीं भाई साहब, अवाष्पशील यानी कि वाष्पशील भी ना हो और जल में टूटे ही ना भाई साहब। तो इसलिए सब नियम आपका करेक्ट है। लेकिन अगर वैघुट अपघट आ गया तो ऐसे में तो ये भाई साहब नियम फेल हो जा रहा था। इसलिए इस फॉर्मूले को सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए एक और टर्म को लाया गया, जो कि है आपका वेंट ऑफ फैक्टर, जिसको हम आई से दिखाते हैं। हर फॉर्मूले में आई को लगा दिया गया, हर फॉर्मूले में आई को लगा दिया गया, आई को लगा दिया गया, आई को लगा दिया गया, जिससे अब वैघुट अपघट के लिए भी फॉर्मूला आपका सही हो जाता है। बस आई का मान हमें निकालना पड़ता है, रखना पड़ता है, ठीक है। और साइंटिस्टों ने, जिन्होंने ये फॉर्मूला बनाया, आई को हर जगह लगा गया, आई को पहले बुलाया आई, फिर आई को हर जगह चिपका दिया और बताया कि अगर आप क्या लेते हो, ऐसे विलेय पदार्थ को लेते हो जो जल में जाकर भाई साहब टूटते नहीं है, तो उनके लिए आई का मान आप हमेशा आंख बंद करके 1 रख देना बस। लेकिन अगर आप ऐसे चीजों को डाल रहे हो, वैघुट अपघट जो जल में जाकर टूट जा रहे हैं, तो उनके लिए आई का मान आंख बंद मत करना, अब आंख खोल के आपको दोस्तों निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, अब आपको निकालना पड़ेगा इस केस में, ओके। तो यहां से समझ गए वेंट ऑफ फैक्टर क्या है। फॉर्मूले को सही करने के लिए एक नया टर्म आ गया, जिसका परिभाषा अगर एग्जाम में पूछता ज्यादा है नहीं, शायद कभी एक बार पूछा था, इसलिए परिभाषा हमने आपके सामने लिख लिया। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ ना तो कमेंट में बता दीजिएगा जरूर कि सर जी एकदम मस्त हो गया कॉन्सेप्ट, कैसे क्या हुआ सब क्लियर। एंड ये परिभाषा आपके सामने लिख दिया है कि अणु संघ गुणधर्म में, ये सभी अणु संघ गुणधर्म है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर प्रयोग एक्सपेरिमेंट से कोई चीज हम निकाल रहे हैं, ये सभी चीजें का मान एवं जो हम खुद निकाल रहे हैं, सामान्य मान जो हम खुद निकाल रहे हैं, उन सभी का अनुपात अगर आप ले लोगे ना, तो वही आपका वेंट ऑफ फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए परिभाषा क्या होता है। एंड ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, आई का मान क्या है ये समझ लिया, यानी कि वैघुट अपघट के लिए आई का मान हमें निकालना पड़ेगा। अब हम देखते हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था इस पर। वो क्वेश्चन इस प्रकार आपके सामने आएगा यहाँ पर कि NaCl का 1.2% विलयन ग्लूकोज के 7.2% विलयन के समपराशरी है, तो NaCl विलयन का वेंट ऑफ गुणांक गणना कीजिए। क्लियर। अब जो चीजें हमें बताई गई है, एक हमारा क्या है बताया जो गया है ना क्वेश्चन के अनुसार, एक आपका NaCl है साइड में और एक आपका हमने लिया है ग्लूकोज एक तरफ है, ठीक है। NaCl का 1.2% आपका विलयन एंड ग्लूकोज का 7.2% विलयन, ओके। यही कहा है ना क्वेश्चन में, ये सभी विलयन आपस में क्या है, समपराशरी है, समपराशरी है ये दोनों विलयन। अच्छा हमको सिखा रहे हैं समपराशरी, हमें पता है सम मतलब कि समान, पराशरी मतलब कि पराशरण दाब, यानी कि इनके पराशरण दाब इनके पराशरण दाब बराबर है आपस में, ओके। यही कहना चाह रहा है, ठीक है। तो हमें क्या होगा, दिमाग में क्या आएगा कि सर इनका पराशरण दाब निकालते हैं, इसका पराशरण दाब निकालते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं, ओके। और पराशरण दाब का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, देखो ये क्या है, वैघुट अपघट है, तो फॉर्मूला आप लगाएंगे जो हमने अभी पढ़ा वेंट ऑफ फैक्टर वाला, जिससे सवाल आपका गलत नहीं हो। आई जोड़ देंगे उसमें और उसके बाद CRT उतार देंगे। इसमें भी दोस्तों क्या करेंगे, π2 निकालने के लिए ये π1 मान लिया, ये भी लिखेंगे ICRT। दोस्तों हमें पता है ये ग्लूकोज तो हमें पता है क्या है, अवाष्पशील होता है, और हमें पता है ग्लूकोज जल में टूटता है ही नहीं, तो इसके लिए आई का मान साइंटिस्टों ने बता रखा है, 1 ले लेना आंख बंद करके। और जो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि क्या करना है, हमें इस NaCl का वेंट ऑफ गुणांक निकालना है, क्योंकि यही तो हमें नहीं पता, यही चीज तो हमें निकालना होता है, फाइंड करना होता है, जो कि हम क्या कैसे फाइंड करेंगे, जब पराशरण दाब को बराबर कर देंगे, π1 को π2 को बराबर कर देंगे, प्रश्नानुसार π1 को बराबर कर देना है π2 के, ओके। और ये सभी चीजें तो हमें दिया नहीं है सर, R का मान, T का मान, R का मान, T का मान नहीं दिया है, ये हमें बस ये कॉन्स्टेंट ही दे रखा है कि जो विलयन है वो NaCl का 1.2% है, ग्लूकोज का 7.2% विलयन है, बस। तो टेंशन नहीं लेने का, RT आपका दोस्तों कट जाएगा जब बराबर आप करोगे, ओके। तो बराबर करते हैं प्रश्न के अनुसार,
यहाँ पर क्वेश्चन को हटाते हैं, प्रश्नानुसार यहाँ से आपको दिखाते हैं एक सवाल को हल करके। प्रश्नानुसार पाई1 बराबर पाई2। ओके, पाई1 आपका क्या है C1 I1 RT, पाई2 क्या है आपका I2 C2 RT। ये चीज़ें हैं, दोनों को बराबर कर दिया। आप देखो यहाँ से RT कट गया आपका, बचा क्या I1 मल्टीप्लाई में सांद्रता क्या होती है, मोलों की संख्या NaCl की, जिसका भी सांद्रता निकालेंगे ना, NaCl का लिख रहे हैं ना, इधर जो मामला है NaCl का है, तो NaCl की मोल बटे में विलियन का आयतन लीटर में, यही होता है, बराबर में I2 का मान ग्लूकोज के लिए दोस्तों क्या है 1 है। ओके, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, गुणे में ग्लूकोज के लिए सांद्रता निकालेंगे तो क्या होगा, नंबर्स ऑफ मोल ग्लूकोज के ये, और बटे में क्या होगा आपका विलियन का आयतन लीटर में। ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये आगे हमने बढ़ा, I1 मान हमें जो कि निकालना है, मल्टीप्लाई में अब NaCl की मोलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, ये होता है दोस्तों विलियन का भार बटे में अणु भार। ओके, और विलियन का देखो आयतन हमें दे रखा है क्वेश्चन में, मतलब कि क्वेश्चन हमें खुद कह रहा है कि विलियन का आयतन काट दो सामने सामने, क्योंकि इधर भी जो आयतन होगा इधर भी वही आयतन होगा, कट जाएंगे आपस में, बस नंबर्स ऑफ मोल अलग अलग होंगे, जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है कि NaCl का 1.2% विलियन है, मतलब कि NaCl का भार 1.2 ग्राम है, एंड ग्लूकोज का 7.2% है, मतलब कि ग्लूकोज का भार यहाँ पर 7.2 ग्राम है। यही रख देना है आप यहाँ पर। ओके, तो NaCl का भार बटे में अणु भार रखना था ना, तो भार तो 1.2 है, अणु भार तो दोस्तों NaCl का 58.5 होता है, बराबर में आपका ग्लूकोज के मोल बताओ, तो ग्लूकोज का मोल मतलब कि ग्लूकोज का भार जो कि 7.2 हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इतना परसेंट मतलब कि इतना ग्राम है पूरे विलियन में, ठीक है, और बटे में इस ग्लूकोज का जो अणु भार होता है ना, वो होता है 180। याद रखने वाली बातें हैं, ग्लूकोज का अणु भार 180 होता है। अगर आप निकालना चाहोगे तो ये फॉर्मूला आपके सामने ही, आप निकाल लीजिएगा, एक एक अणु परमाणु का जोड़ कर आ जाएगा 180। आगे सॉल्व करते हैं, बस I1 का मान आप निकालना है, सब कुछ आपको दिख रहा है ना, कैलकुलेशन वगैरह है, आपको बस निकालना है। ओके, कैलकुलेट करके तो आप निकालोगे ना, तो I1 का मान आपका आ जाएगा 1.95। इतना दोस्तों आपका I1 का मान आने वाला है। और यहाँ से दोस्तों ये कितने नंबर का था, 5 नंबर का, यहाँ से 5 नंबर दोस्तों एग्जामिनर आपको देकर जाएगा। और मुझे पता है दोस्तों ये क्वेश्चन शायद ही कोई किया होगा, 5 नंबर छोड़ देंगे, लेकिन क्या बताएं, टॉपिक को पढ़ लेना आप अच्छे तरीके से। जो भी हमने ये क्वेश्चन कराया है वो क्वेश्चन अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा, कैसे निकाला जाता है वेंट ऑफ फैक्टर, कैसे भी निकलवा सकता है आपको। ये तो परासरण दाब आपको बराबर करवा दिया, हो सकता है अगले साल आपसे कवतनाक में उन्नयन बराबर कर दे, तो उन्नयन वगैरह निकाल के आपको बराबर करना होगा, ठीक है। जो चीजें बस देखो आपको क्वेश्चन में नहीं पता है ना, RT आपको नहीं पता है तो काट दो आमने सामने, वॉल्यूम नहीं पता है काट दो आमने सामने, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, यही होती है सॉल्व करने की टेक्निक। ओके, तो ये रहा पूरा वेंट ऑफ फैक्टर जो हमने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके लिए तैयार रहिएगा, जिसमें हर एक टॉपिक के आपको कराने वाले हैं क्या, आंकिक प्रश्न, और हर एक आंकिक प्रश्न उड़ा देने वाले हो आप सभी, ठीक है। और यही जो आंकिक प्रश्न था जो काफी बच्चे नहीं किए थे, उसको हमने आपको अलग से डिस्कस कर दिया है, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिएगा, एंड एक प्यारा सा कमेंट छोड़ कर ही जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।